Let's Mike Career. नमस्कार, लेट्स मेक करियर के इस खास अंक में आपका स्वागत है। हमारे आसपास हर दिन हम संघर्ष की हजारों कहानियां देखते सुनते रहते हैं और बहुत सारी कहानियां हमें बहुत ही ज्यादा प्रेरित करती हैं। उन्हीं में से एक कहानी की जीवित प्रतिमान हमारे सामने है, जिनका जीवन काफी संघर्षों से भरा हुआ रहा, लेकिन इन्होंने उन सारी चीजों से बाहर निकल के अपने आप को स्थापित करने की लगातार कोशिश की। राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाली आरएएस परीक्षा इन्होंने 3 बार पास की है। 2021 में प्रीलिम्स पास किया, 2023 वाले एग्जाम में प्रीलिम्स पास किया, मेंस पास किया और इंटरव्यू देके आए हैं, और 2024 वाली भी मुख्य परीक्षा में अभी इन्होंने भाग लिया है। हमारे साथ हैं संगीता शर्मा जी। उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं उनका जीवन किस तरह के संघर्षों से भरा रहा और किस तरह से वो इनसे पार पाई। नमस्कार संगीता जी। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल ये है कि अब आके आपने तैयारी क्यों शुरू की? क्योंकि ज्यादातर करियर पे ध्यान लोग देते हैं 18, 20, 22, 25 या ज्यादा से ज्यादा 30 वर्ष तक की आयु में। जी सर। लेकिन आपने काफी बाद में ये चीजें शुरू की। जैसा कि मुझे जितना पता है, आपके शायद 2 बच्चे भी हैं। जी सर। तो अब उनकी वो आयु है कि वो कॉलेज गोइंग है, कि अब वो अपने करियर को सेट करने के बारे में सोच रहे हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि आपने अब आके ये तैयारी शुरू की? सर, कुछ अच्छा करने का हमेशा से ही था। शादी थोड़ी जल्दी एज में हो गई, उसके बाद बच्चे, पारिवारिक जिम्मेदारियां, इन सब के चलते मैं अपने करियर पर कभी ध्यान इतनी अच्छे से नहीं दे पाई। लेकिन मैंने ब्रेक कभी नहीं लिया, लगातार निरंतर मैं पढ़ती रही। क्योंकि मैंने 99 में एमएससी कर लिया था बॉटनी में। उसके पश्चात मैंने 2009 में बीएड किया और 2011 में मैंने एमएड किया। उस समय तक मेरे बच्चे बड़ी बेटी 5th क्लास में थी, तो मुझे लगा कि अब इनके आगे, इनके बच्चों के फ्यूचर के लिए ज्यादा मेरे को प्रयास करना चाहिए। तो उन्हें किस लाइन में जाना है, किस तरह से उन्हें पढ़ाते हैं। 10th तक उन दोनों को मैंने खुद ही पढ़ाया था। तो उस हिसाब से ऐसा नहीं कहूंगी कि मेरा शिक्षा से या ना सब्जेक्टों से रिलेशन नहीं रहा। और साइंस स्टूडेंट होने के नाते एक अपनी साइंटिफिक सोच भी थी, जिसके तहत मुझे ऐसा लगता था कि कुछ करना है। तो 2021 में जैसे दोनों बच्चे, बड़ी बेटी कॉलेज कर रही थी उन दिनों और छोटी बेटी 12th में थी, तो उनके साथ साथ मुझे लगा कि मैं अपना समय किस तरह से वो करूं। तो 2021 का मैंने इसका प्री दिया, प्रीलिम्स दिया आरएएस 2021 वाला। तो उसमें मेरा मेंस के लिए मैं सेलेक्ट हुई। तो मुझे लगा कि मैं और अच्छा कर सकती हूँ। फिर मैंने मेंस दिया, लेकिन कुछ नंबरों से मेरा मेंस रहा। तो उसके बाद नेक्स्ट बैक टू तो नहीं, लेकिन 2 साल बाद वैकेंसी आई थी 21 के बाद में 23 में। लेकिन मैं निरंतर अपना पढ़ाई जारी रखी, जिसके तहत मैंने काफी सारे टेस्ट भी दिए और कोचिंग भी मैंने ज्वाइन की थी। साथ साथ में निरंतर करते करते उस समय फिर मेरा मेंस भी हुआ और अभी मैं इंटरव्यू दे करके आई हूँ। अच्छा, एक सवाल ये कि जब जिसको हम सामान्यतः मानते हैं कि करियर सेट करने की आयु 20-25 के आसपास, या तब ऐसा कुछ रहा आपके जीवन में कि तब आपने करियर की तरफ ना जाके पारिवारिक जिम्मेदारियों में आप चले गए और अब आपने वापस आके इसको शुरू किया? सर, जैसे कि मेरे हस्बैंड भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में थे, तो उन्हें टाइम नहीं मिलता था और उनके घर का माहौल ऐसा था कि उनकी सारी बहनें जॉब में थी। तो एक जो जॉब में, जब शादी से पहले भी जैसे शादी सर मेरी जल्दी हो गई थी, 22 ईयर्स में ही हो गई थी। तो तैयारी मैं कर ही रही थी, लेकिन आगे कंटिन्यू से नहीं कर पाई, ऐसा था। अच्छा, और एमएससी भी जो आपने की? एमएससी मैंने नहीं सर, पहले ही कर ली थी। 99 में मैं एमएससी थी बॉटनी से। उसके बाद मैं पीएचडी के लिए तैयारी कर रही थी और मेरा ना एनरोलमेंट भी था उसमें एएमयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। जी। तो वहाँ जैसे उसी फील्ड में आगे जाने का आपने ना सोच के आरएएस की तरफ रुझान आपका कैसे हुआ? सर, उस समय तो इन सब चीजों का ये था कि मेरे को इसमें टीचिंग में ही या फिर कॉलेज लेक्चरर के लिए बनाना था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा और अपने हस्बैंड के संग रहने के बाद मैंने देखा कि ना काफी सारी विसंगतियां हैं अपने समाज में। हम दिखाते कुछ है, होता कुछ है, तो और जो योजनाएं बनती हैं आम जनता के लिए उन तक आ नहीं पाती। तो मुझे लगा कि एक बार मेरे को आरएएस के लिए ट्राई करना चाहिए। और मेरे पापा यही चाहते थे हमेशा से कि किसी अच्छी जॉब में, प्रशासनिक पद पर कोई उनका बच्चा रहे। तो इस वजह से उन सब की प्रेरणा और मोटिवेशन और आशीर्वाद की से मैंने ये चीजें शुरू की। और जैसे अपन एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो अपन को अच्छा मोटिवेशन मिलता है। हाँ, एक पहले रास्ता खुलता जाता है और खुद पे भी एक कॉन्फिडेंस आता जाता है कि हम कर सकते हैं, हम शायद इसी के लिए हैं। अच्छा, 2021 की जो आरएएस परीक्षा थी, क्या इससे पहले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने दिया था? सिर्फ उससे पहले मैं टीचिंग वगैरह का दे रही थी। मतलब दिए थे, लेकिन वैसे पिछले 10 साल से कुछ भी नहीं दिया। मतलब 11 से 21 के बीच में मैंने कुछ भी नहीं दिया था। 11 से 10 साल बीच में आपने ब्रेक लिया।
तो यही आज के जो युवा हैं उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है। जी सर। जैसे आज जो यंग जनरेशन है वो 2-3 महीने पढ़ाई छूट जाए तो एकदम से डिमोटिवेट हो जाता है, उनको लगता है कि सारा सब कुछ बेकार हो गया, वापस से हमारी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हो पा रही है। आपने 10 साल का एक अच्छा खासा ब्रेक लिया पढ़ाई से, 2 बच्चे आपके इतने बड़े हो गए कि वो कॉलेज जाने लग गए, जी सर। और उसके बाद आपने वापस शुरुआत की। तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगातार प्रेरित करे रखती है कि आपके मन में ये आइडिया आया और फिर आप इतना टिके रहे? सर जैसे आप ये देखते हो कि आपका कोई एक निश्चित एम है कि आपको कुछ जिंदगी में करना है, या आपको समाज के लिए करना है, या किसी और चीज के लिए भी आपने जो भी चीजें रहती हैं उनके लिए आपको करना है, तो आपके आगे एक लक्ष्य होता है, तो लक्ष्य आपको हमेशा अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। तो मेरे को यही था कि बच्चे अपना पढ़ रहे हैं तो मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं दूसरी चीजों में, जो मोस्टली है ना मेरी उम्र की लेडीज करती हैं कि किसी के घर जाके बैठेंगी या कुछ और काम करेंगी। इन सब चीजों की वजह मुझे लगा कि मैं अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान दूं, जिससे कि क्या घर में भी रहूंगी, बच्चों की पढ़ाई पे फोकस हो पाएगा और साथ साथ में अपना भी ध्यान रख पाऊंगी मैं। अच्छा, अब हम आपसे जो आपका अनुभव रहा है, आपकी जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो हाउस वाइफ है लेकिन उनके मन में है कि वो तैयारी करें। अब कोई अपनी इच्छा बता पाता है, कोई नहीं बता पाता, पारिवारिक जैसी परिस्थितियां होती जी हैं, सर। किसी के परिवार वाले सपोर्ट करते हैं, किसी के नहीं कर पाते। ऐसी महिलाएं जो आपकी जैसी परिस्थिति में है, गृहिणी है, उनके बड़े बच्चे हैं लेकिन उनमें प्रतिभा अच्छी खासी है, वो अपने पढ़ाई के दौरान स्कूल में कॉलेज में बहुत प्रतिभाशाली रहे, उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से आप अपनी नई तैयारी शुरू कर सकते हैं, नई जीवन की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? सर मेरा तो ये कहना है कि अगर आप में प्रतिभा तो हर व्यक्ति में होती है, और प्रतिभा का सही तरीके से कार्यान्वयन करना बेहद जरूरी होता है। तो सबसे पहले ये होता है कि अपना ये कि ये चीजें जस्ट ए नंबर, आप किसी भी एज में कुछ भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन है ना ये है कि आपको मोटिवेट रहना है और आपको एक फोकस करके चलना है, तो आप आगे अच्छा करते जाएंगे। और मेरी जैसी जो महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, वो मैं उनसे ये कहती हूँ कि अगर उनका पढ़ाई में रुझान है या किसी भी चीज में उनका रुझान है, तो वो निश्चित रूप से अपने बच्चों की पारिवारिक जिम्मेदारी, एक टाइम ऐसा होता है कि बच्चों को भी जरूरत नहीं होती माँ की, क्योंकि वो अपने एक पीयर ग्रुप में बिजी हो जाते हैं और हस्बैंड अपनी जॉब में या बिजनेस में बिजी हो जाते हैं, तो वो अकेला बहुत ज्यादा फील करती है। तो उस समय उसे आगे बढ़ करके जो भी उसमें स्किल है, चाहे वो पढ़ाई की है या किसी और चीज की, उसे जरूर से करना चाहिए। अच्छा, उनके लिए हम ये जैसे आपका जो अनुभव है कि कैसे शुरुआत करें, जैसे मान लो आपकी कंडीशन में कोई महिला है जो घर में रहती है, कि कहाँ से नोट्स लें, कैसे शुरुआत करें, प्लानिंग कैसे करें, मतलब अगर उनको शुरुआत करनी है जीरो से, आपने कैसे शुरुआत की? सबसे पहले तो ये रहता है कि अगर आपको किसी भी चीज की शुरुआत करनी है तो उसका सिलेबस, जैसे अगर पढ़ाई से रिलेटेड मैं कहूंगी तो सबसे पहले आप सिलेबस देखो, सिलेबस के आप पॉइंट नोट कर लो, उसके हिसाब से मार्केट में जो भी बुक्स हैं उनके बाद में आप जब हमेशा से कॉलेज वगैरह में पढ़े हो तो उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको लेकर के एक जगह कंसाइज करो। और जैसे कि आरएस जैसे जो है सर्विस या फिर आरएस जैसी जो वैकेंसी है, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, तो इसमें अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए आप है ना जरूर से योगा वगैरह भी करें के साथ में, जो आपका दिमाग भी शांत, जिससे आपका मन भी शांत रहे, क्योंकि इसमें लगभग 3 साल एक परीक्षा को लग जाते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि अपन उसमें कभी घर वाले कहते हैं कि क्या तुम कर पाओगी, तो उसे उनका नेगेटिव मोटिवेशन ना मानकर से पॉजिटिव उसमें हाँ मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल। जैसे मैं भी कुछ विद्यार्थी से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे भी मिलते हैं, तो उनका एक सवाल होता है कि 2 दिन 4 दिन पढ़ाई हुई, 5वें दिन ब्रेक आ गया, 6ठे दिन ब्रेक आ गया, तो सारा मोटिवेशन एकदम से डाउन हो जाता है। जी सर। ऐसे ही एक हाउसवाइफ रहते हुए घर में हमेशा पढ़ने के लिए उतना टाइम नहीं मिल पाता, तो ऐसी महिलाएं जो हाउसवाइफ है और उनको किस तरह से अपना टाइम टेबल प्लानिंग सेट करनी चाहिए कि वो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सके और परिवार को भी टाइम दे सके? सर जैसा कि मैं अपनी परिस्थितियों से ही बताती हूँ कि आपके पास सुबह 10 बजे तक का टाइम नहीं होता, लेकिन 10 से जब आपके बच्चे स्कूल से लौटते हैं 2 बजे या 3 बजे तक, तब आपके पास पूरा टाइम होता है। तो आप अपनी सारी चीजें पहले करने के साथ में उसे एक लाइन अप करें, और वो बीच वाला जो टाइम है जो आपने सिलेबस का पॉइंट बनाया उसे टिक करते जाएं कि आज मुझे ये करना है, उसे आपको करना ही है। इसके बाद आप रात को टाइम दे सकती हैं, सुबह जल्दी उठ करके टाइम दे सकती हैं। जी, आपने अपनी तैयारी मतलब किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से शुरू की, घर बैठ के शुरू की, या ऑनलाइन वगैरह कहीं से आप करते थे, इस तरह से शुरुआत की, या पूरी तरह से सेल्फ स्टडी थी? नहीं सर, क्योंकि जैसे अब काफी हम लेट हो चुके होते हैं ना, तो हम कोचिंग के क्लासरूम में जा नहीं पाते, ये सोचते हैं कि अब कौन जाएगा, तो अब घर बैठे कैसे शुरुआत करें? सर आजकल तो है ना जैसे ऑनलाइन है, इसके है ना मेरिट्स और डिमेरिट्स बहुत सारे हैं, तो इसके मेरिट्स में तो मैं है ना सबसे ज्यादा ऑनलाइन है ना शिक्षा में मानूंगी, क्योंकि
आज अगर आप सुबह से देखो तो करंट अफेयर्स की बहुत सारी क्लासेस शुरू होती हैं जो 6 o'clock से शाम तक चलती रहती हैं। दृष्टि वाले हैं, सम्यक वाले हैं, अपने स्प्रिंग बोर्ड है या कोई भी जो भी कोचिंग संस्थान है इस फील्ड में, उनसे आप कर सकते हो। जैसे मैंने इसमें सम्यक से की थी, जो मुझे काफी मोटिवेट रहा। अच्छा। और वहाँ के जो कौशल सर हैं उन्होंने मुझे काफी मोटिवेट भी किया, पर्सनली भी मेरी बातें होती थी उनसे, तो उन्होंने ये कहा कि तुम कर सकती हो हर चीज में। कभी भी ये चीज नहीं थी कि मुझे पीछे धकेला हो। और जैसे कि मैं अजमेर में रह रही हूँ, वहाँ पे तो मुझे एक बहुत ही अच्छे गुरुजन मिले, ज्वाला प्रसाद खंगारो सर। उन्होंने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हालांकि वो मुझे कई बार वो भी करते थे, नेगेटिव फीडबैक भी देते थे, लेकिन उसे वो कहते थे कि इसे तुम है ना पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की तरह से लो। अच्छा, आपने जैसे शुरुआत में बात की कि समाज में बहुत सारी समस्याएं कुछ होती है, कुछ योजनाएं सरकार ऐसी लाती है जो लाभार्थी तक पहुंच नहीं पाती है, बीच में ही योजना खत्म हो जाती है या जिस तक पहुंचती है उस तक नहीं पहुंचते। आप अगर समाज में आते हैं, इस पद पर आते हैं, तो आप क्या क्या कुछ बदलाव लाना चाहेंगे? सर इसमें तो बदलाव ऐसा है कि जो भी चीज हम बनाते हैं उसे है ना, आजकल तो इसमें काफी चीजें चेंज हो रही हैं, जैसे डीबीटी है, सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, तो हमारे अप्रोच ज्यादा हो रही है। पहले क्या होता था, सब चीजें एक जगह पे, जैसे कोई हमें सर्टिफिकेट बनवानी है तो उसमें तहसीलदार के साइन कराने हैं, तो तहसीलदार आता ही नहीं था, आता था तो उस पर साइन करने के लिए उसे काफी लंबी वेट इंतजार करना पड़ता था। तो ऑनलाइन होने की वजह से और अभी जो उसमें सेल्फ अटेस्टेशन है, इससे काफी सारी चीजें सॉल्व हुई हैं और आगे इसी तरह से हम निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहेंगे। जैसे आपका कुछ ध्येय है समाज के लिए कि आप इस दिशा में सुधार करना चाहते हैं, जैसे महिला शिक्षा में या स्वास्थ्य में या महिला पोषण में या बालिकाओं के जैसे कि सैनिटाइजेशन में, आप ऐसा कोई फील्ड जिसमें आपको खास इंटरेस्ट है कि इस दिशा में सुधार करना? जी सर, इसमें सबसे पहले तो मैं ना महिला और बच्चों के विकास के लिए मैं कार्य करना चाहूंगी, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो अपने जैसे राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है, इवन है ना भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, तो हम जब देखते हैं कि पश्चिम में बिल्कुल ही एजुकेशन का स्तर भी कम है, वहाँ की है ना एसडीजी इंडेक्स में भी वो सबसे लोअर उस रैंक पे आ रहा है, जैसलमेर। इसके बाद में हम देखते हैं कि है ना एक जगह से दूसरी जगह की दूरी बहुत ज्यादा होने की वजह से हम बच्चों को या फिर महिलाओं को कई जगहों पे बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है, जिसके तहत है ना मैं सबसे पहले ये करना चाहूंगी कि जो फीमेल है उन्हें मोटिवेट करूं, उन्हें शिक्षा का स्तर उनके लिए बढ़े, जिससे वो जान सके कि उनके राइट्स क्या हैं, और उनकी सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाऊंगी। और साथ ही जो बच्चे हैं स्कूल से वंचित रहते हैं, उन्हें स्कूल जाने के लिए मोटिवेट करें। तो इसके लिए हम काफी सारे जागरूकता कार्यक्रम भी चलाते हैं। आजकल तो स्कूलों में भी है ना, जैसे उनकी सुरक्षा के लिए गरिमा पेटी वगैरह हो गई है, या फिर और भी काफी सारे राजू मीना मंच हैं। ये सारे मंच हैं जो कि हमें मोटिवेट करते हैं कि हमारे क्या क्या राइट्स हैं, हमें आगे क्या करना चाहिए। और अभी तो है ना सरकार बहुत सारे ना छोटे छोटे कैंप लगा रही है, जिनसे है ना कैरियर गाइडेंस छोटी उम्र में ही मिल जाती है। किसी को अपनी समझ के अकॉर्डिंग, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग, अपनी रुचि के अकॉर्डिंग करियर चुनने का अवसर मिलता है। अच्छा, आपकी तैयारी के दौरान एक महिला होने के नाते और एक हाउसवाइफ होने के नाते कौन कौन सी परेशानियों का खास तौर से सामना करना पड़ा? जैसे कि एक तो होता है ना, परिवार में पढ़ने का माहौल नहीं होता, या शादी के बाद ससुराल वाले नहीं चाहते कि बहू बस किताबें लेके बैठी रहे, घर के काम ना करे। इस तरह की जो एक आम महिला की परेशानियां हैं, कौन कौन सी वो सामना करती है सबसे ज्यादा? सर सबसे ज्यादा तो है ना शादी के बाद ऐसा लगता है कि फेरे लेते के संग ये आदमी है ना जो शादी करके आया वो सर्वगुण संपन्न हो गया। उस पर पारिवारिक इतनी सारी जिम्मेदारियां लाद दी जाती हैं, जबकि वो मात्र होती है 20 से 30 साल की उम्र की। बिल्कुल। तो उसे के साथ बहुत सारी ना रहता है कि एक्सपेक्टेशंस फैमिली की बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि जो एक इंसान आपके घर में आया उसे एडजस्ट करने के लिए टाइम दें, उसे उसके हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करें और उसे थोड़ा सा वक्त दें कि वो अपनी जो शौक है या अपनी जो स्किल्स है उस पर भी वो काम कर सके। इस दौरान क्या क्या परेशानियां आती हैं पढ़ने में? जैसे आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना? सर जैसे कि मेरी शादी को तो बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था, तो इस तरह से, लेकिन जो न्यूली मैरिड हैं उनके संग ये समस्याएं आती हैं कि वो घर में किस तरह से एडजस्ट करें। और आजकल का जो माहौल है उसमें न तो परिवार वाले उसमें एडजस्ट करना चाहते या फिर ना है ना हस्बैंड ही करना चाहता। अब आजकल तो जैसे न्यूक्लियर फैमिली का चलन बढ़ता जा रहा है। एक तो होता है संयुक्त परिवार में रह के पढ़ना, मतलब बहू के लिए ससुराल में ज्यादा मुश्किल है, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में जैसे कि हस्बैंड की जहाँ जॉब है वहां महिला साथी है उनके, तो उनको किस तरह से, और जो जॉइंट फैमिली में है उनको
दोनों का अगर आप देखें संघर्ष, तो क्या अंतर है और किस तरह से हमें उससे निकलना चाहिए? जैसे सर है ना, न्यूक्लियर फैमिली में तो ये है कि वो अकेली है, तो उसे ना अपना प्रायोरिटीज पता है कि उसे कौन सी समय क्या काम करना है। तो उसे एक निश्चित समय टाइम टेबल बनाने के बाद में अपना जो उसे अपने करियर के बारे में उसने सोचा उस पर वो उसे वर्क करना चाहिए। और जहां तक रही संयुक्त परिवार की बात, तो परिवार वालों को भी उसके साथ में काम में उसकी रुचि के हिसाब से अपने आप को थोड़ा ढालना चाहिए, उसे समय देना चाहिए। और हमारे जो बड़े हैं उन्हें मोटिवेट करें अपनी घर की बहू को, बेटी को पढ़ने के लिए, जिससे वो आगे बढ़े। ऐसे महात्मा गांधी ने भी कहा है कि एक महिला जब शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित करती है, जबकि पुरुष सिर्फ अपने आप को ही शिक्षित कर पाता है या आगे बढ़ा पाता है। अच्छा, एक काल्पनिक सवाल है। जी सर। आपका जो करियर है, पढ़ाई वाला फेज, केवल पढ़ाई वाले फेज की बात जी कर रहा हूँ, सर। उसमें आप पीछे जाकर, पास्ट में जाके कोई ऐसी घटना जो आपको लगे कि ये अगर मैंने ठीक किया होता तो मेरा करियर तभी पटरी पे होता, मुझे इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता, जी सर। ऐसी कोई परिस्थिति जो आप बदलना चाहें? हम सबको लगता है हमसे कुछ गलतियां हुई हैं और वहां जाके हम उसको सुधारें, तो आप किसको सुधारें? सर होता है कि जैसे हमारे संग बहुत सारी गलतियां होती हैं अपने टाइम पे, जब हम छोटे थे उस समय इंटरनेट वगैरह की इतनी सुविधाएं नहीं थी, हमें कैरियर के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं था। आज भी मुझे लगता है कि जैसे मेरा 2000 में एक एक्सीडेंट हुआ था। मैं शायद गाड़ी धीमे चलाती तो ये सारी चीजें नहीं होती। उसके बाद में हुआ कि शादी हो गई, और उस समय अगर अपने आप को थोड़ा सा ध्यान देती या सारी चीजें, जैसे मेरे पीएचडी में भी एनरोलमेंट था, उस पर फोकस करती, तो आगे मुझे ये दिन मतलब इतना लेट शुरुआत नहीं करनी पड़ती। यानी कि कोई घटना, कोई एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट था जिसने एकदम से जिंदगी चेंज कर दी थी मेरी। जैसे क्या हुआ अगर आप? सर उस समय एक एक्सीडेंट हो गया था, रोड एक्सीडेंट था। अच्छा। जिसमें मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ और मुझे वो 6 महीने बेड पे रहना पड़ा। तो मम्मी को भी ये लगा था कि पता नहीं आगे कैसे करेंगे। उस समय पेरेंट्स को एक अलग सा रहता था कि हमारी लड़की है तो उसकी शादी पहले हो जाए, बाद में कर लेगी। तो ये सारी अच्छा, चीजें एक थी। समाज में आम धारणा है कि अभी भी हमारी सोसाइटी महिलाओं के लिए केवल कुछ जॉब जो है उनको ठीक समझती है। जैसे कि उनको लगता है टीचिंग महिलाओं के लिए बनी हुई जॉब है, ये अच्छी है इनके लिए। जैसे कि हेल्थ सेक्टर में नर्सिंग वगैरह, इस तरह के स्टाफ में लोग बस महिला ही कल्पना करते हैं, नर्स का मतलब महिला ही समझते हैं। ऐसे ही टीचिंग वाला प्रोफेशन छोड़ के आप इधर जो आरएएस की तरफ आए, प्रशासनिक सेवाओं की तरफ, और हो सकता है इसमें आपको पुलिस सेवा भी करनी पड़े अगर आरपीएस जी का मिलता है, तो जो सबसे ज्यादा टफ जॉब में से एक मानी जाती है पुलिस की जॉब, तो आप एक आसान रास्ता छोड़ के इधर वाले संघर्ष वाले रास्ते में आने का आपने क्यों सोचा? इसके पीछे कोई कारण? सर मेरा हमेशा से ये रहा था कि चुनौतियों से क्यों डरना। आपके आगे कोई अगर पहाड़ भी है तो आप उसे धीरे धीरे चढ़ोगे। जैसे माँ जी ने एक रास्ता बना लिया था, दशरथ मान जी ने, तो उसके साथ में आप भी इस चीज को कर सकते हो। और साथ ही कि जैसे कि टीचिंग है या कोई और भी चीज है, अब जैसे मैंने आरएएस चुना तो एडमिनिस्ट्रेशन है कि ऐसा है जिसमें वर्सेटाइल ऑफ जॉब्स हैं। अगर मुझे पुलिस प्रशासन मिलता है तो और अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेशन मिलता है तो मुझे और सारी डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलेगा, उसमें शिक्षा एक अपना क्षेत्र भी रहेगा। जी, तो यानी कि जो वो चली आ रही धारणा है कि महिला है तो केवल, अगर शिक्षिका है तो सबसे बढ़िया जॉब है। सर शिक्षिका बहुत अच्छा जॉब है, क्योंकि शिक्षक ही होता है जो हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। अगर बचपन में हमें कोई अच्छा टीचर मिल जाए जो हम पूरी तरह से हमारी स्किल्स को, हमारे कमियों को, हमारी खूबियों को देख करके हमें बता सके कि तुम्हें इस चीज में तुम बहुत अच्छे हो, तो वो हमारा जो सबसे पहले जो हमारा बनता है वो परिवार से बनता है, उसके बाद एक स्कूल से बनता है। तो स्कूल तो बहुत अच्छा, टीचिंग तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है। मैंने खुद बीएड और एमएड किया हुआ है, तो मैं शिक्षक की तो कहीं वो ही नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी चीज है कि हमेशा आगे बढ़ने के लिए जो आपका टॉप लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। हमारे एपीजे कलाम साहब ने भी कहा है ना कि लक्ष्य बड़ा रखो, छोटा लक्ष्य रखना अपराध है। तो लक्ष्य हमेशा बड़ा रखो, तो वो सारी हर्डल्स आप पार करते जाओगे तो आप एक दिन अच्छे इंसान भी बनोगे। जैसे कहा जाता है कि कोई बड़ा, अगर आपने कुछ सोचा है बनने का, तो उसके लिए कोई ना कोई एक मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं अभी जो नई जनरेशन है वो अगर आईएएस या आरएएस बनना चाहती है तो वो केवल उनकी सक्सेसफुल लाइफ की रील देखती है कि, और यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर या कहीं और उनको बस चमक दमक दिखाई देती है। वो ये सोच के तैयारी करने आ जाते हैं और फिर 10 दिन बाद उनको जब पता चलता है असलियत की कितनी मेहनत करनी है तो सब वापस जाने लगते हैं। पर क्या तब तक उसमें फंस चुके होते हैं, कोचिंग में आ गए, फीस दे दी, अब वापस जा नहीं सकते, वो आगे हो नहीं रहा है। तो लगातार मोटिवेट रहने के लिए, कि क्योंकि ये लंबा फेज है, आपने जैसे कहा 3 साल 4 साल 5 साल भी लग सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार आपकी गलती नहीं होती, परीक्षा का आयोजन 3 साल तक चलता है,
तो खुद को लगातार लंबे समय तक मोटिवेट रखने के लिए, यानी कि एक मैराथन धावक की तरह लगातार दौड़ने के लिए हमको क्या करना चाहिए? सर सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि जैसे मैंने आपको कहा था कि योगा जो प्राणायाम है वो हमें हमेशा हर एक उसमें परिस्थिति में मोटिवेट रखता है, सकारात्मक इसके परिणाम हमें हेल्थ इशूज भी, जैसे आजकल के छोटे बच्चों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, उस तरह की भी नहीं रहती। इसके साथ ही मेरा ये कहना है कि सिर्फ रील देखने से हकीकत सामने नहीं आती है। जब आप किसी में धरातल में जाते हो तभी आपको समझ में आता है कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या बुरा है। तो RAS या IAS जैसे जो एग्जाम है ये अपने आप में देश की प्रतिष्ठित सेवाओं में से आता है और इसमें आपके पास बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। तो सबसे बड़ी चीज है, जैसे मैं RAS का ही लूंगी, IAS का तो मुझे नहीं है अनुभव कि इसमें प्री मेंस इंटरव्यू और उसके बाद में कितने सारे पता नहीं, और कभी ऐसा होता है कि रिजल्ट आने वाला है नहीं आ रहा, इसके बाद में आपका पेपर के लिए भी धरने प्रदर्शन वगैरह बहुत सारे जो अभी आपने रिसेंटली देखे। तो इन सब चीजों से मोटिवेट होना है और साथ में अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखना है। अभी जैसे जो RAS मुख्य परीक्षा पोस्टपोन कराने के लिए आंदोलन चला, बहुत सारे परीक्षार्थी ऐसे थे जिनकी सही पढ़ाई चल रही थी, ठीक ठाक तैयारी चल रही थी और लास्ट के 1 महीने में डिस्टर्ब हो गए, जैसे ऐसे कोई घटना हो गई। और ये केवल इस बार नहीं है, हर बार ऐसा होता है। जी सर। कभी RAS एग्जाम को पोस्टपोन कराने को, कभी कोर्ट में भर्ती चली जाती है, कभी कुछ हो जाता है। ऐसे व्यवधानों से कैसे अलग रहें और अपने आप को फोकस रखें? सर आजकल जो सोशल मीडिया का टाइम है, इन चीजों से अलग तो नहीं रहा जा सकता, लेकिन अपने जो आपका लक्ष्य है उसे पॉइंट आउट करके आपको, मैंने ये चीज नोटिस की है कि अगर कोई आपके अराउंड इस तरह के घटनाक्रम चल रहे होते हैं तो होता है क्या है कि आप चाहे या ना चाहे इनसे आप प्रभावित होते हैं। उस पीरियड में भी आपको सिर्फ प्रभावित तो हर आदमी होगा, क्योंकि बीइंग ए ह्यूमन प्रभावित होना एक जनरल सी बात है, टेंडेंसी है, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। मतलब आप, मेरे संग भी ऐसा हुआ था कि लास्ट डेज में जो मेरी 90% तैयारी चल रही थी वो 50 पे आ गई, लेकिन हाँ फिर भी कर रही थी मैं। तो एकदम से नहीं छोड़ देना या फिर किसी भी आंदोलन में या प्रोटेस्ट में नहीं लग जाना। अगर आप वास्तव में एक अच्छे एस्पिरेंट हैं तो आपको निरंतर और लगातार मेहनत करनी होगी और स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा सर। अब लास्ट में थोड़ा सा एकदम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम आपसे चाहते हैं। जी सर। उन लोगों के लिए जो तैयारी शुरू करना चाहते हैं और खास तौर से ऐसी महिलाएं जो आपकी जैसी फेज में है, उनको आप स्टेप बाय स्टेप समझाएं कि पहले कहाँ से नोट्स लेने, इकट्ठे कैसे करने हैं, सिलेबस कैसे डिसाइड करना है। यानी कि जो आज तैयारी करने की कोई महिला सोच रही है उसको आप अपने अनुभव के आधार पर बताएं कि आप ऐसे ऐसे शुरुआत करें और ताकि आपकी तैयारी ट्रैक पे आने लगे। जी सर, जैसे कि ना आप मेरी जैसी उम्र की कोई भी महिला है, सबसे पहले तो NCERT पढ़े और NCERT के साथ में न्यूज़पेपर डेली उसे पढ़ने, संपादक की भी 2-3 पेपर उसे निश्चित रूप से पढ़ने, और करंट अफेयर्स, IR इंटरनेशनल रिलेशन, इन सब के बारे में से गहन नॉलेज है। क्योंकि अब जो पेपर आ रहा है ना वो ऐसा नहीं आ रहा है कि किसी किताब से आ रहा है, केवल रटने से नहीं, रटने से पेपर कभी भी, चाहे वो किसी भी लेवल का पेपर है, वो सॉल्व नहीं हो सकता। आपको निरंतर अपडेट रहना है। अभी स्कूल लेक्चर का एग्जाम हुआ, हाँ सर। उस पे भी कह रहे हैं लोग कि थोड़ा सा टफ आया था हर बार के बजाय थोड़ा। सर जैसे बच्चे ज्यादा तैयारी कर रहे हैं और पढ़ने की स्किल्स बढ़ रही है और निरंतर वो मेहनत कर रहे हैं, तो उनमें खुद में सारी चीजें उन्हें पता है और पुराने पेपर सभी देखते हैं। तो RPSC के लिए या किसी भी है ना PSC के लिए चैलेंज है कि वो क्या पेपर बनाए, जिससे ऐसा नहीं हो कि किसी एक इस कोचिंग से आ गया, इसके नोट से आ गया। ये सारी चीजें नहीं रहने के साथ में एक नवाचार भी हर पेपर के लिए जरूरी होता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि NCERT तो आपको सभी सब्जेक्टों की पढ़नी है 6 to 12। इसके साथ में आपको इंटरनेशनल रिलेशन, आपके इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है, इन सब से अपडेट रहना है। वो आप जानकारी जैसे स्रोत भी आप बताएं कहाँ से पढ़ना चाहिए। सर मैंने दृष्टि के है ना जो IR का होता है, एक अंकित इंस्पायर इंडिया है। अच्छा। उन सर को मैं देखती हूँ हमेशा, उनके बहुत अच्छा एनालिसिस होता है जो आपकी एक अलग ही दिमाग के दरवाजे खोलता है सोचने के। अंकित अवस्थी सर का। इसके अलावा जो सुबह करंट अफेयर्स के कलाम के भी आते हैं, इसके स्प्रिंग बोर्ड के या फिर समय के, जो भी आपको अच्छा लगे, जहां से भी आपको मटेरियल मिल रहा है, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, लेकिन इन चीजों से बचे, क्योंकि काफी चीजें ऐसी होती है जो गलत भी होती हैं। तो ये आपको खुद भी मिस इन्फॉर्मेशन से आपको खुद बचना है। ठीक है, तो हमने मतलब NCERT, उसके बाद IR और शेड्यूल प्लानिंग, सब थोड़ी सी जनरल बातें जो उन स्टूडेंट के लिए जो शुरू करना चाहते हैं। जी सर। जैसे कि अगर आपने नोट्स इकट्ठे कर लिए, इसके बाद आपने IR पढ़ना शुरू किया,
आपने बताया कि 2-3 कोई न्यूज़पेपर उनका संपादकीय आप डेली पढ़ना शुरू करें। इसके अलावा और कुछ जो टिप्स आप देना तो इसके बाद में सबसे बड़ी चीज रहती है कि हमें ना अपने आप को पेपर वाले माहौल में कैसे डालना है। तो सबसे ज्यादा जितना आप टेस्ट दे सकते हो उतने टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा दें और उनके फिर एनालिसिस भी पढ़ें जितना ज्यादा आप कर सकते हो। जी। इसके अलावा लास्ट में एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि समाज से आपकी क्या अपेक्षा है? एक तो है कि आप समाज को क्या देना चाहते हैं, एक महिला होने के नाते कि आप समाज से क्या अपेक्षा करती हैं कि वो आपके लिए ये चीजें एक माहौल बना के रखे, या कैसा होना चाहिए ताकि एक महिला कंफर्टेबल फील करे? सर समाज से सबसे पहले तो मेरी ये अपेक्षा है कि जैसे अभी बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो रही हैं, चाहे वो उसकी वेस्ट बंगाल की लॉ कॉलेज की हो या है ना मेडिकल कॉलेज की हो, कि हम अपने एक सुरक्षित वातावरण दें। इसके लिए सर मैं एक बात कहना चाहूंगी आपसे। जैसे मेरी बड़ी बेटी है, वो जर्मनी में पढ़ रही है, तो वो ये कहती है कि वहां पे जेंडर कि जैसी कोई चीज नहीं है, वहां पे कोई किसी को देखता नहीं है, कोई किसी को इस तरह से नहीं उसने क्या पहना उस तरह से कोई जज नहीं करता। जबकि अपने यहाँ पे इस तरह का माहौल हम बचपन से देते हैं कि लड़की तो इससे दूर रहो, ये लड़का है तो इससे दूर रहो। इस तरह का हम माहौल नहीं दे करके जो पूरी तरह से बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि वो एक दूसरे का, मतलब लड़की भी लड़के का रिस्पेक्ट करे और जो मेल है वो भी फीमेल का रिस्पेक्ट करे। मतलब ये शुरुआत परिवार से होगी, परिवार के बाद में स्कूल से होगी। और सबसे बड़ी चीज है कि हमें अपने बच्चों को, चाहे वो मेल है, लड़की है या लड़का है, उन्हें इस तरह से बीजारोपण करना है कि इंडिविजुअल आदमी है, इस देश का नागरिक है, एक अच्छा नागरिक है। जी। तो जैसा कि आपने देखा हमारे साथ थे संगीता शर्मा जी, जो उनका खुद का भी जीवन एक लंबे संघर्ष से जुड़ा हुआ है। पिछले काफी लंबे टाइम से वो आरएएस परीक्षा की तैयारी से जुड़े हुए हैं और हमें उम्मीद है इस बार परिणाम भी उनके पक्ष में जरूर आएगा। हमारी तरफ से भी आपको बधाई, अग्रिम बधाई आपके परिणाम के लिए। हमारे कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.